हेलो दोस्तों, चैप्टर नंबर 5 मनी। हम मनी और बैंकिंग के एक ही वीडियो में इसको कंपाइल करने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं मनी। मनी में मैं आप लोगों को इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूं बार्टर एक्सचेंज, फंक्शंस ऑफ मनी, वो आपको रीड करना होगा। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है मैं आपको उसको समझा रहा हूं। सबसे पहले डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज, कोई भी ऐसी चीज जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म में एक्सेप्टेड है उसे मनी बोला जाता है। मनी में तीन फीचर और होने जरूरी है, जो है मेजर ऑफ वैल्यू, जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप को आप किसी भी तरीके से आप मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। बार्टर एक्सचेंज में यह वाली प्रॉब्लम नहीं थी, हम गुड्स को मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। वेरेज मनी आने के बाद किसी भी प्रोडक्ट का मेजर ऑफ वैल्यू है, उसे कैलकुलेट किया जा सकता है कि कितने का है। स्टोर ऑफ वैल्यू, हम मनी को कॉइन्स, करेंसी, डिपॉजिट, बैंक, एफडी, गोल्ड, सिल्वर, शेयर्स रख सकते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, मनी की हेल्प से बार्टर एक्सचेंज की जो फ्यूचर पेमेंट वाली बात थी वो खत्म हो चुकी है। अब बात करते हैं मनी सप्लाई। इट रिफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक। सबसे पहले बात करते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी क्या होता है। उसके लिए हम लोगों को मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स में जाना होगा। लेकिन यहां पर जो पब्लिक वर्ड लिखा है, पब्लिक का मतलब मनी यूजिंग सेक्टर, नॉट मनी क्रिएटिंग सेक्टर। मतलब कौन? हाउस होल्ड और फर्म की बात होगी, गवर्नमेंट की बात, आरबीआई की बात, यहां पर बैंक्स की बात यहां पर नहीं हो रही है। किनकी बात नहीं हो रही है? जो मनी क्रिएटिंग सेक्टर है। किसकी बात हो रही है? जो मनी यूजिंग सेक्टर है। अब ध्यान देना, ये एक स्टॉक कंसेप्ट है। ये स्टॉक कंसेप्ट क्यों है? क्योंकि इसे एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, पर ही मेजर किया जा रहा है। इसीलिए मनी सप्लाई को स्टॉक कंसेप्ट भी बोलते हैं। अब हमने डिस्कस किया कि मनी सप्लाई को पब्लिक हेल्ड कर रही है टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी। ये जो टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी है, इसे कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? तो उसके लिए कंसेप्ट है मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स के बारे में। अब करेंसी विद द पब्लिक, भैया हर इंसान जब मनी को होल्ड करता है तो उसे तीन तरीके से होल्ड कर सकता है। पहला है करेंसी, दूसरा है कॉइन्स और तीसरा है बैंकों में पैसा रखना। ठीक है, तो सबसे पहला है करेंसी विद द पब्लिक। तो उसमें आ गया पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। ये लिक्विड मनी है जिसे एक्सचेंज के लिए, बिजनेस के किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए, या हाउस होल्ड अपने सर्वाइवल के एक्सचेंज के लिए, नीड के लिए, या असेंशियल कमोडिटीज खरीदने के लिए यूज कर सकता है। अब इसे फिएट मनी भी बोलते हैं। ये जो पेपर नोट्स होते हैं और जो कॉइन्स होते हैं, इसको फिएट मनी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट इश्यू करती है, और क्योंकि ये गवर्नमेंट इश्यू कर रही है तो इसे लीगल टेंडर मनी बोलते हैं। लेकिन ध्यान देना, पेपर नोट्स को अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी बोलते हैं। अनलिमिटेड, कितने ही अमाउंट का जो ट्रांजैक्शन है उससे आप पेपर नोट्स का यूज करके पे कर सकते हैं। वेरएस कॉइन्स को लिमिटेड लीगल टेंडर मनी बोलते हैं। लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, कुछ लिमिट से ज्यादा अगर आपको पेमेंट करना है तो आप कॉइन्स का यूज नहीं कर पाओगे इसलिए फिएट मनी भी बोलते हैं। दूसरा, पैसा बैंकों के साथ, कमर्शियल बैंक्स के साथ अपना डिमांड डिपॉजिट रखते हो। डिमांड डिपॉजिट मतलब ऐसे डिपॉजिट जो आप बैंकों से कभी भी इन कैश करवा सकते हो, चेक इशू करके। ठीक है, उस पैसे को विथड्रॉ कर सकते हो, क्या इशू करके? चेक इशू करके। इसका मतलब ये कैसे डिपॉजिट्स हैं दोस्तों? चेकेबल डिपॉजिट है। कैसे डिपॉजिट है? चेकेबल डिपॉजिट। कमर्शियल बैंक के साथ ऐसे कौन से डिपॉजिट है जिनको आप चेक इशू करके उस डिपॉजिट को विड्रॉ कर सकते हो? तो वो होते हैं सेविंग डिपॉजिट, करेंट अकाउंट के। लेकिन टर्म डिपॉजिट नहीं आते, क्योंकि टर्म डिपॉजिट आफ्टर मैच्योरिटी ही ये हमें विड्रॉ करने के लिए अलाउ करेगी बैंक। अब ध्यान से समझना, यहां पर डिमांड डिपॉजिट में वही आएंगे जो इशूइंग चेक्स है, मतलब टर्म डिपॉजिट नहीं आया, सेविंग और करंट आ गया। एक और बात ध्यान रखनी है कि डिमांड डिपॉजिट में सिर्फ नेट डिमांड डिपॉजिट आता है, दैट इज ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट माइनस इंटर बैंक ट्रांसफर। ध्यान रखेंगे कि डिमांड डिपॉजिट में सिर्फ और सिर्फ कौन सा डिपॉजिट आता है? नेट डिमांड डिपॉजिट। इसमें दो बैंकों के आस एक साथ जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं एक दूसरे के बीच, उसको लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अब ध्यान देते हैं, इसे बैंक मनी भी बोलते हैं।
ऐसा डिपॉजिट पब्लिक का कमर्शियल बैंक के साथ जो कमर्शियल बैंक से पब्लिक कभी भी चेक इशू करके मंगवा सकती है, डिमांड कर सकती है, उसे बोलते हैं बैंक मनी। यहां तक समझ में आ गया दोस्तों। अब डिस्कस करते हैं अपन मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई को कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पर है M1, M2 और M3 और M4 हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। M1 को फर्स्ट बेसिक मेजर ऑफ मनी सप्लाई बोला जाता है। ये मोस्ट लिक्विड है। क्यों मोस्ट लिक्विड है? क्योंकि इसमें करेंसी है, कॉइन्स है और ऐसे डिपॉजिट है जो चेकेबल डिपॉजिट्स हैं, जो इशू करके कभी भी विड्रॉ किए जा सकते हैं, इसलिए इसे मोस्ट लिक्विड भी बोला जाता है। तो M1 में कौन कौन आता है? करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। आरबीआई के पास नाबार्ड का, इंटरनेशनल बैंक्स का या फिर ऐसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का भी आरबीआई के पास पैसा होता है, वो सारे डिपॉजिट भी M1 का पार्ट बनेंगे। अब ध्यान देंगे, जब भी आप मनी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप मनी सप्लाई को कवर कर लें, M1 को कवर कर ले, और अगर आपको लगता है कि मुझे बार्टर एक्सचेंज वाली चीजों को भी पढ़ लेना चाहिए तो आप उस पर भी इंफोसिस दे सकते हैं। 4 टाइप के मनी होती है: फिएट मनी, फिड्यूशरी मनी, बैंक क्रेडिट मनी और फुल बॉडीड मनी। तो पहली जो मनी होती है वो होती है फिएट मनी। फिएट मनी मतलब होता है हर कंट्री में गवर्नमेंट वहां की एक करेंसी इशू करती है जो वहां के लोग यूज कर पाएंगे किसी भी टाइप के ट्रांजैक्शन करने के लिए। जैसे हमारे कंट्री में 500 के नोट, 100 के नोट, 10 के नोट, 2000 के नोट, ये सारे नोट फिएट मनी है क्योंकि ये लीगली अलाउ है किसी भी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए, गवर्नमेंट ने इशू किया है। दूसरे नंबर पर होता है, ध्यान से समझना, फिड्यूशरी मनी। जब कोई भी ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी का जो ट्रस्ट पेयर और पे के ट्रस्ट की वजह से यूज किया जा रहा है तो उसे बोला जाता है फिड्यूशरी मनी। एग्जांपल है चेक। चेक ना तो बैंक ने इशू किया है, ना तो फिर आरबीआई ने इशू किया है, ना गवर्नमेंट ने इशू किया है, ये पेयर और पे के ट्रस्ट के बेसिस पर ये ट्रांजेक्शन में यूज हो रहा है। फिर आता है क्रेडिट मनी। देखिए 500 का एक नोट विजुअलाइज करिए, 500 के नोट के ऊपर जो लिखा है 500 रुपए वो मनी वैल्यू हो गया, और ये 500 का नोट जिस कॉमोडिटी से बना है वो कॉमोडिटी वैल्यू हो गई। तो मनी वैल्यू बहुत ज्यादा है कॉमोडिटी वैल्यू से तो क्रेडिट मनी होता है, और अगर मनी वैल्यू और कॉमोडिटी वैल्यू अगर इक्वल हो जाए तो उसे बोलते हैं फुल बॉडीड मनी। मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए बता दिया। यहां पर खत्म होता है चैप्टर नंबर 5 मनी। हेलो दोस्तों, चैप्टर 6 है बैंकिंग। बैंकिंग को हम थोड़े से 2 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला पार्ट होगा इसमें फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। मैं फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक नहीं पढ़ा रहा हूं, कमर्शियल बैंक क्या होता है वो हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। दूसरे नंबर पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस तरफ कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई और क्रेडिट और लोन, ठीक है। तो सबसे पहले चालू करते हैं फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है बैंक ऑफ इशू या करेंसी की अथॉरिटी। करेंसी को प्रिंट करने की अथॉरिटी सिर्फ किसको दी है? सोल अथॉरिटी आरबीआई को। आरबीआई सभी प्रकार के पेपर करेंसी नोट्स इशू करता है, लेकिन 1 रुपी नोट और बाकी कॉइन्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करता है। दूसरा फंक्शन है बैंकर टू द गवर्नमेंट। दूसरा फंक्शन है बैंकर टू द गवर्नमेंट। एज अ बैंकर, देखो बैंकर टू द गवर्नमेंट में ना 3 कैरेक्टर प्ले करता है आरबीआई: एज अ बैंकर, एज अ एजेंट और एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। तो एज अ बैंकर क्या करता है? भैया बैंकर है तो बैंक के जैसे ही फंक्शंस प्रोवाइड करके देगा गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट के लिए हर टाइप के करंट अकाउंट, गवर्नमेंट के करंट अकाउंट आरबीआई मेंटेन करता है। गवर्नमेंट के लिए किसी भी तरह के रिसिप्ट्स अगर एक्सेप्ट करना है या गवर्नमेंट के बिहाफ में कोई भी पेमेंट करना है तो वो आरबीआई करेगा। दूसरा, गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए अगर जरूरत है तो आरबीआई उसे लोन्स एंड एडवांसेस के फॉर्म में टेम्पररी पीरियड के लिए उससे लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड कर सकती है। एज अ एजेंट मैनेजिंग द पब्लिक डेट। भैया ध्यान से समझना, गवर्नमेंट को कभी कभी बोरोविंग्स लेनी पड़ती है, बोरोविंग्स लेनी पड़ती है तो उससे रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट, या फिर पब्लिक से लोन लेना या स्टेट गवर्नमेंट से लोन लेना या एक्सटर्नल फैक्टर से या एक्सटर्नली दूसरी कंट्री से लोन लेना, इसको मैनेज करने का तरीका और मैनेज करने का काम, प्रोसेस आरबीआई परफॉर्म करता है।
एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। ऑब्वियस सी बात है, आरबीआई हमारी कंट्री के मनी सप्लाई को कंट्रोल कर रहा है। किसी भी टाइप की मनी सप्लाई में आने वाली प्रॉब्लम को वो पहले से एडवाइजरी रोल प्ले करेगा। जैसे कोई इकोनॉमिक डिसीजंस लेने से हो सकता है उसका इंपैक्ट इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन हो जाए, तो गवर्नमेंट को एडवाइजरी रोल प्ले करेगा कि भैया देखो ऐसे डिसीजंस ले लो जिससे हो सकता है आरबीआई को लगता है कि हमें शायद आने वाले टाइम पर इससे इकोनॉमिकली दिक्कत हो सकती है। तो एज अ नेशन होल वो उसको आरबीआई गवर्नमेंट को एडवाइजरी रोल प्ले करेगा बहुत सारे सेगमेंट पर, ज्यादातर फाइनेंशियल डिसीजंस में। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर में 3 फंक्शन है मेन। सबसे पहला है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को बोला है कि भैया जब भी तुम्हारे पास डिपॉजिट्स आए तो उसका कुछ फ्रैक्शन तुम हमारे पास रखवा दो, ताकि जब कोई लोन लेने वापस आए और अगर आपके पास फंड नहीं हो तो फिर आप क्या करोगे। इसीलिए आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को बोला है कि जब भी तुम्हारे पास डिपॉजिट आए उसका कुछ फ्रैक्शन तुम हमारे पास रखवा दो। कमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू कीप अ सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट, किसके साथ, आरबीआई के साथ, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। अगर कमर्शियल बैंक्स को किसी भी तरह की फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है और वो जिन भी सोर्सेस से सोचा था उन्होंने कि यहां से तो हमको फंड मिल जाएंगे, अगर वहां से फंड नहीं मिलते हैं तो फिर एक लास्ट ऑप्शन बचता है, लास्ट रिसोर्ट मतलब एक ऑप्शन बचता है कि आरबीआई उन्हें कमर्शियल बैंक को लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड कर दे। थर्ड फंक्शन है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर का क्लियरिंग हाउस फंक्शन। देखो हर बैंक कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन में लगी हुई है। एग्जांपल के लिए अगर एचडीएफसी का एक चेक एसबीआई को जाता है और एसबीआई का एक चेक एचडीएफसी में क्लियरिंग होने जाता है, ये दोनों को एक दूसरे को पेमेंट करने हैं। रादर देन एक दूसरे को पेमेंट करने से अच्छा है आरबीआई इनके क्लेम को सेटल करता है डेबिट क्रेडिट करके। एग्जाम्पल के लिए एचडीएफसी आरबीआई एसबीआई के बीच में ट्रांजैक्शन कैसा हो रहा है, एचडीएफसी एसबीआई को देने वाला है 10,000, वेयर एसबीआई देने वाला है एचडीएफसी को 15,000। तो तो क्यों ना जो करेंट अकाउंट मेंटेन है, जो कैश रिजर्व मेंटेन है आरबीआई के पास, उसमें से 5,000 वो सीधे एचडीएफसी को दे दे। इससे क्या होगा कि इन दोनों के जो ट्रांजैक्शन है वो हेजल फ्री हो जाएंगे, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी और किसी भी टाइप का डिस्प्यूट होने का चांसेस नहीं बनता, क्योंकि क्लेम तो सेटल आरबीआई ने कर दिया है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था, एज अ सुपरवाइजरी रोल क्या प्ले कर रहा है आरबीआई। तो भैया किसी भी टाइप के बैंकिंग एक्सपेंशन, मर्जर, एक्विजिशन खरीदनी है दूसरी बैंक, 2 बैंक मर्जर होने वाली है, नई बैंक ओपन होने वाली है, बैंकों में जो अकाउंटिंग हो रही है उसमें क्या इंस्पेक्शन हो सकते हैं, उसमें क्या गलतियां हो सकती हैं, ये सारा काम पीरियोडिक लेवल पर, देखो लिखा है पीरियोडिक इंस्पेक्शन। एटीएम की क्या लिमिट होगी, एटीएम में कैसे चिप डिसाइड होगा, एटीएम की क्या सिक्योरिटी मेजर्स होंगे, उसकी जो कार्ड बनते हैं एटीएम कार्ड, उसमें क्या चीजें होंगी, कैसे एक अकाउंट होल्डर को अकाउंट का जो ओपन करने का जो प्रोसेस होगा वो कैसा होगा, ये सारी चीजें वो पीरियोडिक इंस्पेक्शन और सुपरवाइजरी रोल परफॉर्म करके किया जाता है। इसके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं, आते रहेंगे। केस स्टडी, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लायर क्रेडिट और लोन। कंट्री में मनी सप्लाई की वजह से हो सकता है इन्फ्लेशन आए और मनी सप्लाई की वजह से हो सकता है डिफ्लेशन आए। इन दोनों ही चीजों को कंट्रोल करने के लिए, चाहे इन्फ्लेशन हो चाहे डिफ्लेशन हो, आरबीआई ने 2 इंस्ट्रूमेंट यूज किए हैं, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। हम अभी डिस्कस करने वाले हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, ध्यान देना। तो सबसे पहला है सीआरआर। सीआरआर क्या होता है, इट इज अ फ्रैक्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट जो किसके पास रखना पड़ता है, कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास। इन केस ऑफ इन्फ्लेशन आरबीआई चाहती है कि वो कमर्शियल बैंक उनके पास ज्यादा पोर्शन रखे, ताकि जो कमर्शियल बैंक है उनकी क्रेडिट देने की जो अवेलेबिलिटी है, लोन देने की जो पावर है, वो क्या हो जाए, कम। क्यों, क्योंकि इन्फ्लेशन में ऑलरेडी मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है तो उसे कम करना है, तो सीआरआर बढ़ाएंगे तो लोन देने की जो अवेलेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम। अगर लोन देने की अवेलेबिलिटी कम हुई तो लोन कम जाएगा, जिससे मार्केट में
मनी सप्लाई क्या होगा, कम। मनी सप्लाई अगर कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है कंट्रोल होने के चांसेस है। कौन कंट्रोल हो जाएगा, इन्फ्लेशन। सेम केस में बताना चाहूंगा एसएलआर के साथ भी है। एसएलआर भी फ्रैक्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट ही है, लेकिन ये आरबीआई के साथ ना रख के कमर्शियल बैंक को बोला गया है आप अपने पास रखो। किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, गोल्ड, सिल्वर, ट्रेजरी बिल, बॉन्ड्स, इस फॉर्म में रखिए। सेम केस यहां पे भी एप्लीकेबल होता है। आरबीआई एसएलआर के रेट को बढ़ा देगी जिससे लोन देने की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, मनी सप्लाई कम होगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तीसरे नंबर पर है रेपो रेट और बैंक रेट। रेपो रेट ध्यान से समझना और बैंक रेट ध्यान से समझना, अच्छे से सुनना। कभी कभी जैसे यहां पे अपन ने देखा ना कि आरबीआई को फाइनेंशियल इमरजेंसी पर या फिर गवर्नमेंट को या किसी को भी लोन्स एंड एडवांसेस देती है, वैसे ही कमर्शियल बैंक को भी लोन देती है। तो कभी अगर कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए अगर अमाउंट की या फाइनेंस की नीड होती है, ध्यान से समझना, तो जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन दे रही है वो रेट क्या होता है, रेपो रेट। अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए है तो वो रेट हो जाता है रेपो रेट, अगर वो लोन लॉन्ग टर्म के लिए मिल रहा है तो वो हो जाता है बैंक रेट। अब ध्यान से समझना, जिस रेट पर आरबीआई ने लोन दिया है कमर्शियल बैंक को, वो इंटरेस्ट रेट अगर वो बढ़ा दे, आरआर को बढ़ा दे, तो भैया मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, पब्लिक के लिए मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, महंगा, जिससे लोन लेना डिस्करेज होगा। तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा दोस्तों, कम। यही तो करना था अपने को, मनी सप्लाई को क्या करना था, कम। बैंक रेट में अब डिस्कस करते हैं, बैंक रेट में अब डिस्कस करेंगे। बैंक रेट को भी बढ़ा दिया जाएगा जिससे मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, और जैसे ही मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा लोन डिस्करेज होगा और जिससे मनी सप्लाई कंट्रोल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब आते हैं रिवर्स रेपो रेट। कभी कभी आरबीआई को यह पता चलता है कि कमर्शियल बैंक्स के पास एक्सेस सरप्लस फंड पड़ा हुआ है, और अगर सरप्लस फंड पड़ा हुआ है या आ रहा है तो कहीं ये लोन ना दे दे, कहीं इन्वेस्ट ना कर दे, किसी सेक्टर पर बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट ना कर दे। इसीलिए इस सिचुएशन पर, कब, जब इन्फ्लेशन है, तो सरप्लस फंड वो चाहते हैं कि सरप्लस फंड वो किसको दे दे, आरबीआई को दे दे। पर आरबीआई को क्यों देंगे, तो उनको ललचाने के लिए वो जो इंटरेस्ट रेट है जिसमें इस सरप्लस फंड को कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास डिपॉजिट करेगी, दैट इज डिपॉजिट रेट, इसको क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। डिपॉजिट रेट बढ़ा तो सरप्लस फंड मूव होके किसके पास चले गया, आरबीआई, और कमर्शियल बैंक की जो लोन अवेलेबिलिटी थी वो क्या हो गई, कम, और इसकी वजह से मनी सप्लाई भी हो जाएगा कम। ओपन मार्केट ऑपरेशन कब होता है, जब कंट्री में इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, तो फंड को सोक करने के लिए, फंड को मार्केट से, पब्लिक से और कमर्शियल बैंक से सोक करने के लिए, क्या करने के लिए, सोक करने के लिए आरबीआई सेल करती है ट्रेजरी बिल। क्या सेल करती है, ट्रेजरी बिल, जिससे फंड सोक होकर आरबीआई के पास चले जाते हैं और कमर्शियल बैंक और पब्लिक के पास आ जाता है ट्रेजरी बिल। लास्ट है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मीनिंग होता है, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ लोन माइनस सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय जो लोन लेने वाला बंदा है। ये जो लोन ले रहा है वो जो उसने सिक्योरिटी ऑफर की, इसके बीच का डिफरेंस। अब ध्यान से समझना, अगर इन्फ्लेशन का केस है तो इस सिचुएशन पर इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया जाएगा ताकि लोन लेना महंगा हो जाए, और लोन लेना महंगा हो जाएगा तो लोन डिस्करेज होगा तो मनी सप्लाई कम होगा। अब मैं आपको डिफ्लेशन में डिटेल में नहीं समझाऊंगा, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बताऊंगा होने क्या वाला है। बाकी चीजें आप मेरे साथ रिकॉल करते रहना। सीआरआर कम कर दिया जाएगा जिससे लोन कम होगा तो मनी सप्लाई कम होगा, और अगर मनी सप्लाई कम हुआ तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, क्योंकि ध्यान से समझना, गलती हुई। डिफ्लेशन के केस में सीआरआर जैसे ही कम हुआ
तो लोन की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, लोन की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी तो मनी सप्लाई बढ़ेगा, और जिससे कंट्री में सिचुएशन जो डिफ्लेशन की है वो कंट्रोल हो सकती है। सेम गोस विथ एसएलआर, एसएलआर में भी एसएलआर कम किया जाएगा, लोन बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा, डिफ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल होगी। रेपो रेट और बैंक रेट दोनों में ही इन दोनों को, बैंक रेट और रेपो रेट को कम किया जाएगा, जिससे लोन कम होगा, लोन देने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी और मनी सप्लाई भी बढ़ेगा, जिससे डिफ्लेशन कंट्रोल होगा। रिवर्स रेपो रेट में ये जो डिपॉजिट रेट है जिसमें कमर्शियल बैंक डिपॉजिट कर रही है सरप्लस फंड को, उसे आरबीआई कम कर देगी। आरबीआई क्या कर देगी? कम कर देगी। तो ये सरप्लस फंड को उन लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर लोन दे सकते हैं। यही तो करना था हमको, डिफ्लेशन के केस में क्या बढ़ाना था? मनी सप्लाई। अब डिस्कस करते हैं ओपन मार्केट में। अब हमें फंड सोक नहीं करना है बल्कि फंड रिलीज करना है, तो वापस आरबीआई पब्लिक से परचेस कर लेगी। क्या कर लेगी? परचेस कर लेगी, जिससे फंड रिलीज हो जाएगा मार्केट में। और लास्ट पॉइंट है मार्जिन रिक्वायरमेंट। डिफ्लेशन के केस में जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है उसे कम कर दिया जाएगा, जिससे लोन लेना इंकरेज होंगे लोग, और लोन लेना इंकरेज होगा तो मनी सप्लाई भी बढ़ेगा। यहां पर खत्म होता है दोस्तों बैंकिंग का पहला पार्ट। मैं दूसरे पार्ट में आपको मनी क्रिएशन वाला जो टॉपिक है उसे एक चार्ट के थ्रू समझाऊंगा। मिलते हैं। हेलो गाइस, दूसरा जो टॉपिक है मनी क्रिएशन, वो एक सिंगल में इस पूरे व्हाइट बोर्ड पर लिखा है मैंने, तो ध्यान से समझना। मनी क्रिएशन टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा मनी सप्लाई। मनी सप्लाई करने का सबसे बड़ा प्रोसेस होता है लोन के थ्रू। कमर्शियल बैंक पब्लिक तक पैसे कैसे पहुंचाती है? लोन प्रोवाइड करके, लेंड करके। जब पब्लिक बोरो करती है तभी पैसा पहुंचता है। यह मनी क्रिएशन के थ्रू ही मनी को सप्लाई किया जाता है पूरे इकोनॉमी में। अब यह प्रोसेस कैसा काम करता है? सबसे पहले मनी क्रिएशन टॉपिक का मतलब क्या है? थ्रू प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन कमर्शियल बैंक आर एबल टू क्रिएट लोन which is in far excess of जितना डिपॉजिट आया था। ये करते कैसे हैं? इस टॉपिक को समझते हैं। इस लाइन का मतलब क्या होता है? इस लाइन का मतलब है कि जितना प्राइमरी डिपॉजिट आता है उसके कंपैरिजन में कहीं ज्यादा उसकी सहायता से कमर्शियल बैंक मनी क्रिएट कर पाती है, उससे कहीं ज्यादा अमाउंट। असम्पशंस क्या है? इस प्रोसेस को समझने के लिए थ्योरेटिकली हमें कुछ असम्पशंस लेनी पड़ती हैं कि अलग अलग बैंकिंग सिस्टम नहीं है, सिंगल बैंक है। आप बैंक ए में भी डिपॉजिट करोगे तो वो एक ही बैंक कहलाएगा, आप बैंक डी में भी डिपॉजिट करोगे तो वो एक ही बैंक कहलाएगा। तो पैसा बेसिकली एक जगह ही आ रहा है। और दूसरा, जितने भी रिसिप्ट और पेमेंट होने वाले हैं बैंकों के थ्रू, वो ट्रांजेक्शन्स, जो भी पैसा रूट होगा पूरी इकोनॉमी में, वो कैश में नहीं होगा, वो सिर्फ बैंक्स के थ्रू होगा। तो पैसा विड्रॉ हुआ तो भी चेक के थ्रू हुआ, डिपॉजिट हुआ तो भी चेक के थ्रू हुआ, पैसे रिसीव होंगे मुझे एज ए सैलरी तो भी चेक में, मैं किसी को पेमेंट भी करूंगा सैलरी तो भी चेक में। अब डिस्कस करते हैं। एक बात ध्यान रखना, जो भी पैसा डिपॉजिट के फॉर्म में बैंकों के पास आता है वो लोन नहीं देते। वो पूरा प्रोसेस, वो जो पूरा डिपॉजिट होता है उससे वो पूरा लोन नहीं दे देते, कुछ फ्रैक्शन वो रख लेते हैं। और कुछ फ्रैक्शन रखने का मेन रीजन है कि अगर दो लोगों ने पैसे डिपॉजिट किया और उन दोनों पैसे को किसी दूसरे लोगों को हमने लोन दे दिया, और ये जब दो लोग पैसा मांगने आएंगे तो हम कैसे देंगे? ऑब्वियस सी बात है, आदमी पूरा पैसा नहीं मांगता, कुछ फ्रैक्शन ही मांगता है। इसलिए आरबीआई ने बोला जब भी कोई डिपॉजिट करे तो उसका कुछ पोर्शन अपने पास रख लो, ताकि जब कोई पैसा मांगने आएगा उसमें से तो कुछ दे सको आप। सब लोग सब एक साथ नहीं आएंगे और पूरा अमाउंट आदमी कोई निकालता नहीं है, इसलिए कुछ फ्रैक्शन की जरूरत होती है। अब ध्यान से समझना, इस पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए कुछ वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है प्राइमरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट इस पूरे प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट पहला रोल प्ले करता है कि भैया अगर मनी क्रिएशन में डिपॉजिट ही नहीं आएगा तो मनी क्रिएशन स्टार्ट नहीं हो सकता। क्या लिखा है? कमर्शियल बैंक्स आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट विच इज इन फार एक्सेस ऑफ इनिशियल और प्राइमरी डिपॉजिट। अब मान के चलो इनिशियल डिपॉजिट आया 1000 रुपए, कमर्शियल बैंक को आरबीआई ने बोला है उसका तुम कैश रिजर्व रेशियो कितना रखोगे? 200 रुपए। दैट इज 20% ऑफ टोटल डिपॉजिट। ये कर लिया। इसका मतलब लेंड करने के लिए कमर्शियल बैंक्स के पास कितनी अवेलेबिलिटी बची है? 800 रुपए।
ठीक है, अब ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला था, कोई भी इंसान अगर पेमेंट करेगा, रिसिप्ट करेगा, लोन लेगा, सैलरी देगा, कुछ भी करेगा, चेक के थ्रू होगा। अब ये जिस बंदे ने लोन लिया है किसी पर्पस से लिया होगा, किसी आदमी को पे करने के लिए। अब ये जो लोन 800 रुपए लिया है, मान के चलो उसे टीवी परचेस करना है, तो ये टीवी शोरूम वाले के पास जाएगा, 800 रुपए लेकर वो चेक किसको दे देगा, टीवी वाले को। अब वो टीवी वाला वापस से 800 रुपए लेके किसके पास आएगा, बैंक के पास। मैंने बोला था आप बैंक ए के पास जाओ, बैंक ई के पास जाओ, बैंक एफ के पास जाओ, बैंक 12 के पास जाओ, पैसा एक ही बैंक में आएगा। तो घुमा फिरा के जिस बैंक में 1000 रुपए आए थे लोन के थ्रू, वापस से वो पैसा उसी बैंक के पास 800 रुपए आ गया। तो इसका मतलब ये जो 800 रुपए है ना, ये हम बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट। मतलब जो डिपॉजिट वो जो लोन के थ्रू बैंकों में आए हैं, लोन के थ्रू बैंक्स में आए हैं। कैसे पता चला भैया, देखो सिंपल सी बात है, बैंक्स में आए हैं, ध्यान से समझो। अगर ये लोन नहीं लेता तो क्या ये वापस बैंक में पैसा आता? नहीं। तो सेकेंडरी डिपॉजिट आर दो डिपॉजिट विच आर डिपॉजिटेड थ्रू लोन्स या बोरोविंग्स। अब 800 रुपए फिर आए, 640 रुपए लोन दे सकते हैं क्योंकि 20% आपने क्या कर लिया, कैश रिजर्व। 640 फिर किसी ने लोन लिया होगा, किसी को पे किया होगा, उसने फिर आके बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो ये वो फंड्स हैं जो लोन्स के थ्रू लोगों ने फिर से बैंकों में डिपॉजिट किए हैं, और ये वो कैश रिजर्व है जो डिपॉजिट का कुछ फ्रैक्शन है। सर ये प्रोसेस कल चलेगा कब तक? ये प्रोसेस चलेगा कब तक? ध्यान दो, ये प्रोसेस चलेगा, डिपॉजिट क्रिएशन कम्स टू एन एंड व्हेन टोटल कैश रिजर्व रेशियो बिकम्स इक्वल टू द इनिशियल डिपॉजिट। ये वाला पार्ट जब इसके इक्वल हो जाता है तब ये डिपॉजिट क्रिएशन बंद हो जाता है। सर ये पता कैसे चलेगा कि कब ये बंद होने वाला है? इसके लिए कंसेप्ट है मनी मल्टीप्लायर और क्रेडिट मल्टीप्लायर। मतलब इनिशियल डिपॉजिट कितने बार, यहां क्या लिखा है, विच इज इन फार एक्सेस ऑफ, तो कितना एक्सेस, तो मनी मल्टीप्लायर ही आपको बताता है कि कितने टाइम्स मनी मल्टीप्लाई होने वाला है, इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई होने वाला है। अब ध्यान से समझना, मनी मल्टीप्लायर इज द नंबर बाय विच, ये नंबर बताएगा आपको भैया 2, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, 5 टाइम्स, ये नंबर बताएगा दैट इज टोटल डिपॉजिट कैन इंक्रीज ड्यू टू गिवन चेंज इन डिपॉजिट। भैया जितने ज्यादा डिपॉजिट्स आएंगे और जितना कम फ्रैक्शन अपन रखेंगे, उतना ज्यादा क्या जा रहा है मार्केट में, लोन। जितना ज्यादा डिपॉजिट आएगा और जितना ज्यादा हम फ्रैक्शन रखेंगे, उतना लोन कम जाएगा। अब ध्यान से समझना, मनी मल्टीप्लायर का बहुत अच्छा देखो, कितनी मार्केट में मनी सप्लाई जाएगी, ये डिपेंड करता है ना कि बैंकों को कितना रखने के लिए बोला जा रहा है। जितना हम ज्यादा रखने के लिए बोलेंगे, उतना मनी क्रिएशन कम होगा। जितना हम कम रखने के लिए बैंकों को बोलेंगे, मतलब लोन क्या जाएगा, ज्यादा। इसका मतलब हायर द एलएलआर, लोअर विल बी द मनी मल्टीप्लायर, लोअर द एलआरआर, हायर विल बी द मनी मल्टीप्लायर। क्यों? क्योंकि यहां पे कड़ी है, जितना ज्यादा एलआरआर ज्यादा होगा, लोन कम जाएगा, मतलब मनी सप्लाई कम। जितना ज्यादा एलआरआर कम होगा, उतना लोन क्या जाएगा, ज्यादा। तो मनी मल्टीप्लायर इक्वल्स टू होता है 1/LRR। ये आपको बताएगा कितने टाइम्स, अगर ये 20% है तो 1000 रुपए कितने टाइम्स होने वाला है, 5 टाइम्स। इसलिए देख रहे हो यहाँ पे टोटल डिपॉजिट में कितना लिखा हूं मैं, 5 टाइम, दैट इज 5000 रुपीज। अगर आपको निकालना है टोटल क्रेडिट क्रिएशन, तो टोटल क्रेडिट क्रिएशन मुझे निकालना है तो मुझे पता करना पड़ेगा इनिशियल डिपॉजिट, दैट इज 1000 रुपीज। मुझे पता करना है एलआरआर कितना है, तो मेरे को पता है 1/20%। तो इसके थ्रू मैं निकाल पाऊंगा कि मैंने 1000 रुपए से, और अगर मैं हर बार 20% उसको क्या कर रहा हूं, मैं होल्ड कर रहा हूं, तो मैं 5000 रुपए मैं क्या कर पाऊंगा, टोटल क्रेडिट क्रिएशन कर पाऊंगा। यहां पर खत्म होता है अपना प्रोसेस, मनी क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक लास्ट में बात बोल देता हूं, इसमें आपको ये वाली लाइन याद रखनी है, ये टेबल याद रखना है, और प्लीज इस प्रोसेस को ध्यान रखेंगे, ये टेबल में 1000 और इनिशियल डिपॉजिट दोनों सेम होने चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट बजट। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।